हाय दोस्तों, मैं हूँ विशाल और आप सभी का स्वागत करता हूँ पीसीएस जेम्स पे। और ये हमारी पॉलिटी की अगली क्लास है। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं बहुत अच्छे से। हर एक टॉपिक को हमने बड़ा ही डिटेल्ड मैनर में समझा है। हर एक चीज़ को हमने बहुत अच्छे से जाना है और आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन भी अच्छे से चीज़ों को किया होगा, क्योंकि हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का चौथा भाग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपीज इनको मैं शॉर्ट में बोल देता हूं और आगे डीपीएसपीज कहकर ही संबोधित करूंगा। आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51, 36 टू 51 तक जो आर्टिकल्स हैं वो पार्ट 4 यानी कि डीपीएसपीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो डीपीएसपीज का मतलब समझते हैं पहले। डीपीएसपीज हैं क्या? DPSPs are the directions by the constitution makers to the future governments on framing policies. हमारे संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया, उन्होंने आने वाली सरकारों को, आने वाली गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के इस भाग 4 डीपीएसपीज के माध्यम से कुछ डायरेक्शंस देना चाहिए इन आर्टिकल्स के थ्रू। इन डायरेक्शंस में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये बोल रहे हैं कि आने वाली गवर्नमेंट्स इन डायरेक्शंस को फॉलो करें और इन डायरेक्शंस को फॉलो करके पब्लिक वेलफेयर के लिए पॉलिसीज का निर्माण करें। यानी कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाए वो इन डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए बनाए। इन्हीं डायरेक्शंस को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी बोला गया है। तो अब अगर हम दोबारा से नाम पढ़ें तो ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एक तरीके से वो डायरेक्शंस, वो सिद्धांत ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो राज्य द्वारा पॉलिसी निर्माण में काम आएंगे। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। वो सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो सभी सिद्धांत और वो सभी डायरेक्शंस हम अभी पढ़ने जा रहे हैं इन सभी आर्टिकल्स में, आर्टिकल 51 तक। बेफिक्र रहें। ये लिए कहाँ से गए हैं? ये जो कॉन्सेप्ट है डीपीएसपीज का, ये आयरलैंड से लिया गया है। नोट डाउन कीजिएगा, आयरलैंड। कई बार पूछा जा चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अलग अलग स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, इन्हें, इनका काम क्या है डीपीएसपीज का? इनका काम है देश के अंदर वेलफेयर स्टेट बनाना। देश के अंदर वेलफेयर स्टेट बनाना। ऑब्वियसली जो पॉलिसीज हमारे देश में लागू होंगी वो पब्लिक वेलफेयर के लिए लागू होती हैं और ये इंश्योर किया जाता है कि लोगों का सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेसिस पे वेलफेयर किया जा सके। चलिए, तो इनका काम है वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करना इंडिया के अंदर। ठीक है, अब जो सबसे पहला आर्टिकल डीपीएसपीस के अंतर्गत देखने को मिलेगा दोस्तों हमको, वो है आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 क्या कहता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा बताता है। तो राज्य की परिभाषा चाहे हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़े हों या डीपीएसपीज में आकर के पढ़ें, आर्टिकल 12 में पढ़ी थी हमने और या हम आर्टिकल 36 में पढ़ें, राज्य परिवर्तित नहीं होगा। राज्य की परिभाषा वही रहेगी जो आर्टिकल 12 में आपने पढ़ी है, सेम एज आर्टिकल 12। तो आप जाकर के आर्टिकल, इस टॉपिक को पॉज करके अभी आर्टिकल 12 पढ़ सकते हैं, नहीं तो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद एक बार आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा देख लीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल 37 देखिए, आर्टिकल 37 ये कहता है कि डीपीएसपीज या इस भाग 4 के जो एलिमेंट्स बताए जा रहे हैं वो सभी गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है। वो आधार है गवर्नेंस का। ठीक है, दे आर फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस। लेकिन फिर भी भले ही वो जस्टिशिएबल नहीं है कोर्ट में, लेकिन फिर भी वो फंडामेंटल है देश के अंदर गवर्नेंस करने के लिए। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो इन्हें दो पार्ट्स में तोड़िए आप आर्टिकल 37 को, एक फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस, एक नॉन जस्टिशिएबल। डीपीएसपीज फंडामेंटल राइट्स की तरह जस्टिशिएबल नहीं होती कोर्ट में, यानी कि
आप जाकर के कोर्ट में अगर इनका वायलेशन होता है तो आप जाकर के कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स की तरह डिमांड नहीं कर सकते कि इनका हनन हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। दे आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर मतलब इनका वायलेशन होने पे यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट। तो नॉन जस्टिशिएबल होने के बावजूद सुनने में तो ऐसा लगता है कि फिर क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। इसीलिए आर्टिकल 37 कहता है डेस्पाइट बीइंग नॉन जस्टिशिएबल होने के बावजूद भी ये डीपीएसपीज गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल रोल प्ले करती हैं, आधारभूत रोल प्ले करती हैं, बेस का काम करती हैं जिसके आधार पर गवर्नेंस चलती है। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 37। चलिए, आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा आर्टिकल 37। बढ़ते हैं आर्टिकल 38 की तरफ। देखिए, आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा सोशल ऑर्डर क्रिएट करे, समाज में ऐसी व्यवस्था बनाए जो पब्लिक वेलफेयर को प्रोटेक्ट कर सके और उसे बढ़ावा दे सके। द स्टेट नीड्स टू क्रिएट अ सोशल ऑर्डर या द स्टेट शैल क्रिएट अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर। लोगों के वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कि कहीं उनका पब्लिक वेलफेयर उनसे छीना ना जाए, और उन्हें इस चीज को और आगे बढ़ावा देने के लिए पब्लिक वेलफेयर को ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर हम इंश्योर कर सकें। राज्य को ऐसी सोशल ऑर्डर की व्यवस्था बनानी चाहिए कि पब्लिक वेलफेयर का हनन भी ना हो और उसे प्रमोट किया जा सके। अब पब्लिक वेलफेयर में यहाँ बेसिकली क्या क्या आता है? सोशल जस्टिस, असमानताओं को दूर करना, जेंडर इनइक्वालिटी को दूर करना, लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन की भावना ना होना। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस, सभी लोगों को आर्थिक संसाधन प्राप्त हो, जॉब्स मिले, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो व्यापार करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले। ठीक है, आर्थिक रूप से लोग मजबूत बने और इकोनॉमिक मतलब किसी भी प्रकार का उनके साथ में जॉब्स में, इंडस्ट्रीज में शोषण की व्यवस्था ना बने। आर्थिक रूप से फायदा हो, सामाजिक रूप से फायदा हो, शोषण से मुक्त भारत सामाजिक रूप में भी आएगा। और राजनीतिक, अपने राजनीतिक व्यू पॉइंट्स रखना, वोट देने का अधिकार, राजनीति में खड़ा होना, इलेक्शंस में खड़ा होना, ठीक है, इत्यादि। तो ये सभी प्रकार की चीज़ों की जब आपको जस्टिस मिलेगी, जब न्याय मिलेगा इन सभी चीज़ों के साथ, तब आप कहेंगे कि हाँ, ओवरऑल पब्लिक वेलफेयर मिल रहा है। ठीक है, और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं, भुखमरी को ख़त्म करना, पॉवर्टी को ख़त्म करना, इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, इकोनॉमिक जस्टिस में आ जाएगा पॉवर्टी वाला पार्ट, भुखमरी सोशल जस्टिस में आ जाएगा, पर्यावरण को स्वच्छ रखना ताकि लोग अच्छा जीवन जी सकें, पॉलिटिकल पॉलिटिकल में भी ये चीज़ें आ सकती हैं क्योंकि पॉलिटिकल की ही ये जिम्मेदारी है कि बेसिकली वो पर्यावरण और हर चीज़ को कानून व्यवस्था और पॉलिसी मेकिंग के माध्यम से सुनिश्चित कर सकें। तो इस प्रकार से सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। बढ़ते हैं अपने आर्टिकल 38 का ही एक सब क्लॉज है 2, उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बात दी गई है जो कि थोड़ा सा और चीज़ों को क्लियर कर देती है। आर्टिकल 38 क्लॉज 2 कहता है कि इनकम इनइक्वालिटी को कम किया जाए। डाउन जो एरो दिखाता है मतलब कम, इनकम इनइक्वालिटी को कम करने की बात करता है। देश के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं या जो सेम काम के लिए कम उन्हें पैसा मिलता है, या कई ऐसे लोग हैं जिनके पास में बहुत ज़्यादा वेल्थ है, कई ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत करके भी बहुत थोड़ा कम कमा पाते हैं, डेली लाइवलीहुड को अर्न करना भी मुश्किल हो पाता है। इनकम की जो गैप है, इनइक्वालिटी है, उसको कम रखना, उसको कम करना। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी को कम करना, एंड द इनइक्वालिटी ऑफ प्रेस्टीज, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। अलग अलग ऑक्यूपेशंस के जो लोग हैं उनके बीच में असमानता कई बार बढ़ जाती है। किसी ऑक्यूपेशन में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ हैं, कहीं कम है, कहीं प्रेस्टीज ज़्यादा है लोगों में, तो वो प्रेस्टीज की वजह से एक इनइक्वालिटी क्रिएट होती है लोगों के बीच में। तो ये जो इनइक्वालिटी है प्रेस्टीज की वजह से कि हम ये फलाना काम करते हैं, हम अच्छे हैं, ऊपर हैं, या ज़्यादा ऑनरेबल काम कर रहे हैं, इस प्रकार की प्रेस्टीज या
उस किसी एक ऑक्यूपेशन में ज़्यादा फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ का होना बनस्बत दूसरी ऑक्यूपेशंस के, ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं कम हो। सभी ऑक्यूपेशंस में, सभी पेशों में फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी में हो, और प्रेस्टीज की जो इनइक्वालिटी है लोगों में वो कम हो, ताकि समानता और भाईचारा बना रहे। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 38 क्लॉज 2। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 39। ठीक है, अब आर्टिकल 39 के अंदर कई सब आर्टिकल्स हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल भी है। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। देखिए आर्टिकल 39 क्या कहता है, स्टेट शेल, स्टेट को करना चाहिए क्या, 39 क्लॉज ए, प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, कम से कम इतना मीन्स लोगों को दिया जा सके कि वो अपना जीवन उत्पार्जन आसानी से कर सकें। द स्टेट शेल 39B, द स्टेट शेल create equal distribution of resources among people. The state shall ensure, 39B, 39A में हमने देखा कि एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड की बात की गई है। अच्छा, कई बार आर्टिकल्स ये आपको मैचिंग में भी पूछ लिए जाएंगे, ए बी सी करके डाल दिया जाएगा और इनकी जो ये जो इनके मीनिंग है या जो इनके कंटेंट है उनको शफल करके मैचिंग में दे दिया जाएगा। तो 39A बात करता है एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड की, 39B बात करता है लोगों के बीच में रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की। ठीक है, ताकि असमानता ना रहे, रिसोर्सेज जो हैं सभी लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, हर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी हर व्यक्ति तक हो सके। इसे कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग पीपल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पानी किसी जगह पे अवेलेबल ज़्यादा है, कहीं अवेलेबल कम है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो पानी भी एक रिसोर्स है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने इंजीनियर्स और अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के वो पानी जहाँ कम उपलब्ध है वहाँ भी सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध कराया जा सके, ताकि खेती, पीने और डेली रोजमर्रा के कार्यों के लिए लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके। तो इस प्रकार से एक रिसोर्स जिसका कंसंट्रेशन एक जगह पे ज़्यादा था, उसको लोगों ने वहाँ गवर्नमेंट ने वहाँ तक पहुँचाया जहाँ उसकी अवेलेबिलिटी कम थी, और वहाँ भी वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहा जहाँ वो अवेलेबिलिटी उसकी ज़्यादा थी। तो इस प्रकार से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट फुलफिल हुआ। ठीक है, 39B। आर्टिकल 39C क्या कहता है, ये कहता है कि द स्टेट शैल प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज या कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो इस चीज पर रोक लगाए कि जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है या जो वेल्थ है, वो कुछ हाथों में सिमट कर ना रह जाए, वो सभी तक पहुंचे। इसे इंश्योर करना ये राज्य की जिम्मेदारी है, डीपीएसपीज ने ये जिम्मेदारी दी है। द स्टेट शैल प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज और वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। अगर वेल्थ कुछ ही हाथों में सिमट कर रह जाएगी, तो इतनी बड़ी आबादी में बाकी लोगों के पास में कितना वेल्थ रहेगी कि वो अपना जीवन उत्पार्जन अच्छे से कर पाएँ, अपने बाल बच्चों को अच्छे जीवन दे पाएँ, पढ़ा पाएँ, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दे पाएँ। तो इसके लिए ऐसी व्यवस्थाएँ की जाएँ, पॉलिसी निर्माण किया जाए, टैक्सेशन लागू किया जाए। तो जिनके पास में ज़्यादा वेल्थ है वहाँ से टैक्स के माध्यम से वेल्थ लेकर पॉलिसीज़ के माध्यम से दूसरे लोगों तक, जो गरीब तबका है, वहाँ तक पर्याप्त वेल्थ डीबीटी के माध्यम से गवर्नमेंट पहुँचाती है। उन लोगों को फ्री राशन दिया जाता है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सभी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज और वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि वेल्थ और रिसोर्सेज केवल कुछ ही हाथों में सिमट कर ना रह जाएं। ठीक है, तो 39A एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, 39B इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग पीपल, 39C टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज और वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, कुछ हाथों में सिमट करके ना रह जाए। पॉज करके नोट करें।
ठीक है दोस्तों, ये जो आर्टिकल 39 क्लॉज बी और क्लॉज सी आपने पढ़ा, ये दोनों ही आर्टिकल्स जो हैं, क्लॉज बी और क्लॉज सी, ये दोनों ही आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स से भी सुपीरियर बताए गए हैं। नोट करके लिखेंगे, नोट आर्टिकल 39 clause B and clause C are assumed to be superior than the fundamental rights। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन करें इसे। अब बात करते हैं हमारे अगले आर्टिकल के बारे में, 39D। 39D बात करता है रिगार्डिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। समान या बराबर काम के लिए बराबर पैसा मिलना चाहिए। किसी भी आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो व्यक्तियों ने सेम काम किया और किसी को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, किसी को कम पैसा मिल रहा है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। कई बार कुछ इंडस्ट्रीज़ में जेंडर इनइक्वालिटी के चलते महिलाओं को सेम काम के लिए ऐसा देखा गया है कि तुलनात्मक रूप से कम पैसा दिया जाता है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कुछ और आधारों पे, ठीक है ना, जैसे कि हो सकता है जातिगत या धार्मिक आधारों पर भी उन लोगों को ज़्यादा पैसा दिया जाता हो जो मालिक के ही बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं बनस्बत उनके जो अलग बैकग्राउंड के हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये इंश्योर करता है, ये कहता है कि स्टेट शैल इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, नोट करें। ठीक है, 39E, द स्टेट शैल इंश्योर दैट हेल्थ एंड पावर या पावर एनर्जी या मैन फोर्स बोल रहे हैं, ऑफ वर्कर्स एंड children shouldn't be misused। यानी कि जो कामगार हैं, वर्कर्स हैं और जो बच्चे हैं, इनकी हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं और इनसे ज़रूरत से अधिक काम भी नहीं करवाना है। यानी कि इनकी हेल्थ और इनकी मैन फोर्स या इनकी पावर का मिसयूज़ नहीं करना है। अगर 9 घंटे की शिफ्ट है तो 9 ही घंटे काम होगा, उससे ज़्यादा काम करवाना मिसयूज़ है उनकी पावर का। वर्किंग कंडीशंस को इतना कंड्यूसिव, वर्किंग एनवायरनमेंट को इतना सेफ रखा जाए कि उनकी हेल्थ को कोई नुकसान ना पहुंचे। जो एडोलेसेंट्स 14 से 18 साल के कार्य कर रहे हैं ऐसी इंडस्ट्रीज में जो हार्मफुल नहीं है ऑब्वियसली,
लेकिन फिर भी अगर एनवायरनमेंट सही नहीं है, गर्मियों के मौसम में वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, तो वो बच्चे हैं, उनके ऊपर इसका, उनकी हेल्थ के ऊपर इसका खराब प्रभाव पड़ेगा। तो हेल्थ और पावर या हेल्थ और मैन फोर्स का मिसयूज नहीं करना है वर्कर्स और चिल्ड्रन के। ठीक है, नोट करें। देखिए, जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन, उन्हें उनके हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, हेल्दी डेवलपमेंट के लिए ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि उनका विकास फ्री और डिग्निफाइड एनवायरनमेंट में हो रहा है। ठीक है, चिल्ड्रन का जो डेवलपमेंट है वो हेल्दी डेवलपमेंट तभी कहलाएगा जब उनका डेवलपमेंट फ्री और डिग्निफाइड एनवायरनमेंट में हो रहा है और उनका मोरल लेवल पे या किसी लेवल पे शोषण नहीं हो रहा है, यानी कि इनका जो डेवलपमेंट है वो शोषण मुक्त हो रहा है, हेल्दी डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी स्तर पे इनका, विदाउट एनी एक्सप्लॉयटेशन, विदाउट एनी एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है ना, ऑन मोरल और इकोनॉमिक ग्राउंड्स। ठीक है, the state shall ensure healthy development of children, या the state shall ensure to provide opportunities for healthy development of children which is free, which must be done in free and dignified environment without any exploitation on moral or economic grounds। बात समझ में आई? जो राज्य है वो इतनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराए बच्चों को कि उनका हेल्दी डेवलपमेंट हो, ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराए कि उनका हेल्दी डेवलपमेंट हो बिना किसी एक्सप्लॉयटेशन के, चाहे वो नैतिक आधार पे हो, मॉरल ग्राउंड्स पे हो या इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे हो। और जो एनवायरनमेंट है उनकी डेवलपमेंट का वो फ्री होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए और डिग्निफाइड होना चाहिए। ठीक है, डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए इस दौरान। इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। आर्टिकल 39A। ठीक है, ये जो ए है और इस ए में फर्क है। स्मॉल ए मतलब ये ऑलरेडी आर्टिकल 39 का पार्ट शुरू से था। कैपिटल ए का मतलब एक संविधान संशोधन के माध्यम से इसको लाया गया है। कौन से? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इसको लाया गया है। ठीक है, कैपिटल ए का मतलब ये है कि संविधान संशोधन का पार्ट है, जबकि स्मॉल ए इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट वाज द पार्ट ऑफ द आर्टिकल 39 ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आर्टिकल 39A बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको की पॉइंट्स में लिखाने की कोशिश कर रहा हूं, की पॉइंट्स में लिखाने का। बहुत ज़्यादा पैराग्राफ वाइज नहीं लिखाना चाह रहा, क्योंकि अगर मैचिंग में क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत की पॉइंट्स को पकड़ लेंगे कि कहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की गई है, कहाँ फ्यू हैंड्स में हेल्थ और फ्यू हैंड्स में वेल्थ को रोके रखने की के विरोध में बात की गई है, कहाँ बात की गई है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की, कहाँ बात की गई है वर्कर्स और चिल्ड्रन की हेल्थ की। ठीक है, कहाँ बच्चों के विकास की बात की गई है, हेल्थी डेवलपमेंट की बात की गई है। तो ये सभी आर्टिकल्स मैचिंग में आप इजीली रिलोकेट करके या लोकेट करके
टिक लगा सकते हैं, मैचिंग बना सकते हैं, इसीलिए मैं आपको पैराग्राफ वाइज नहीं लिखा रहा हूँ और रिवीजन में भी आसानी होगी। अब देखिए आर्टिकल 39 कैपिटल ए क्या बोलता है, इक्वल जस्टिस फॉर एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, सभी को जस्टिस के समान अवसर मिले, इक्वल जस्टिस मिले सभी को, कोई पक्षपात ना हो और उस जस्टिस के लिए फ्री लीगल एड की सुविधा भी हो। हर आदमी जरूरी नहीं है कि अपने लिए कोई लीगल एड इंश्योर कर ही लेगा। जो लोगों के पास में पैसा है वो कई सालों तक बहुत लंबे समय तक भी अपने वकीलों के माध्यम से केस लड़ते रहते हैं। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ ये समस्या होगी कि वो कभी भी लंबे, पहली चीज़ तो वकील हायर करना मुश्किल है और फिर लंबे समय तक वकील को इन्वॉल्व करते हुए केस लड़ना भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। ऐसे में आर्टिकल 39 ए जो है वो फ्री लीगल एड की सुविधा उपलब्ध कराता है कि आप चाहें तो आपको फ्री लीगल एड मिलेगी डेफिनेटली। ठीक है, गवर्नमेंट के वकील आपके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, और ये जो सपोर्ट है ये 2 एक्ट के माध्यम से हमारे देश में और प्रसिद्ध हुई। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, जिसके तहत आप सेंट्रल लेवल पे लीगल एड प्राप्त कर सकते हैं, और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसके माध्यम से आप स्टेट लेवल पे लीगल सर्विसेज या लीगल एड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नालसा, दैट इज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, SLSA, that is State Legal Services Authority एक्ट, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे या स्टेट और नेशनल लेवल पे लीगल एड प्राप्त करने के लिए ये 2 एक्ट दिए गए। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। अब जो इस सेशन का आखिरी आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो है आपका आर्टिकल 40, जो कि बात करता है रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, ESTV अगर मैं लिखता हूं तो उसका मतलब होता है एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत्स, विलेज पंचायत्स एज यूनिट्स ऑफ ऑटोनॉमस या सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, मतलब आर्टिकल 40 किसके रिगार्डिंग बात करता है, विलेज पंचायतों के एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के, ग्राम पंचायतों के एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत्स और ग्राम पंचायत्स, आर्टिकल 40। ठीक है, महात्मा गांधी के विजन पे आधारित है ये। महात्मा गांधी शुरू से रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करते आए हैं, रूरल इंडिया को सपोर्ट करते आए हैं, उसके उसको लेकर बढ़ावा देते आए हैं। उन्होंने ही जो विजन दिया था रूरल डेवलपमेंट का, उसी के तर्ज पे विलेज पंचायत्स का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 40 में इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक है, एज ऑटोनॉमस या सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, लोकल लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे जब हम सेल्फ गवर्नमेंट वहां बैठा देंगे तो वो लोकल लेवल के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे ऑटोनॉमस बेसिस पे। ठीक है, ये कह देंगे, या हम कह सकते हैं लोकल सेल्फ रूल। ठीक है, बेस्ड ऑन गांधीयन विजन ऑन
रूरल गवर्नेंस, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नेंस को, जिसमें हम देखेंगे विलेज पंचायत या पंचायत व्यवस्था, ठीक है। इसके अलावा म्यूनसिपैलिटीज़ को देखेंगे, जिन जो पहले भी थी लेकिन इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा जो है आर्टिकल 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान में इनकॉर्पोरेट करके दिया गया संवैधानिक दर्जा, ठीक है। फिर ये आगे की कहानियाँ हैं, जब हम आगे पढ़ रहे होंगे लोकल गवर्नेंस तब हम वहाँ पर देखेंगे कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ का क्या रूल है, कौन कौन से इसके आर्टिकल्स हैं, इनको क्या क्या अथॉरिटीज़ दी गई हैं, उसके बारे में अभी आप इतना लिखेंगे, ठीक है। और चाहे तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं, जो लोकल गवर्नेंस होती है जैसे कि विलेज पंचायत हो गए, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, जिला पंचायतें हो गई, जो लोकल गवर्नेंस होती है, लोकल गवर्नेंस वो किसे रिप्रेजेंट करती है? लोकल गवर्नेंस represents what? Local governance represents democratic decentralization. Democratic decentralization. डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब आप सभी जानते हैं, सभी जो देश के नागरिक हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स फिर गवर्न करते हैं देश को। तो लोकल लेवल पे भी यही हो रहा है, ग्रामीण स्तर पे लोग वोट देने जा रहे हैं, लोकल लेवल पे लोग वोट देने जाते हैं, वार्ड के मेंबर्स जो हैं वो वोट देने जाते हैं। तो लोकल गवर्नेंस में डेमोक्रेसी तो है ही है, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि केंद्रीकृत जो व्यवस्था है, सेंट्रल लेवल पे जो वोटिंग सिस्टम के माध्यम से चुने जाते हैं लोग, उसके अलावा फिर रीजनल यानी कि स्टेट लेवल, और स्टेट लेवल के बाद फिर लोकल लेवल पे भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए चुनाव के माध्यम से लोगों को गवर्नेंस के लिए चुना जा रहा है। तो यानी कि ये जो व्यवस्था है डेमोक्रेसी की, ये केवल केंद्र में नहीं स्थापित है, केंद्र से अलग नीचे की तरफ रीजनल यानी कि स्टेट लेवल पे, फिर उसमें भी अलग लोकल लेवल पे मौजूद है, 3 टायर सिस्टम की तरह। इसलिए इसे डिसेंट्रलाइज कर दिया है, केवल सेंटर पे डिपेंडेंट नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंटर के अलावा भी और निचले स्तरों पर भी डेमोक्रेसी उपलब्ध है, ठीक है। तो लोकल गवर्नेंस रिप्रेजेंट्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इस पॉइंट को भी लिखिए, इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप पॉज करके एक बार सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लें अगर आपने नहीं किया है तो, और मैं कोशिश करूँगा कि अगले जो इसका चैप्टर है, जो रिमेनिंग पोर्शन है आर्टिकल 51 तक, उसको एक वीडियो के अंदर, एक सेशन के अंदर हम कंप्लीट कर दें डीपीएसपीज को, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।